Hello students, welcome to the Scholic. Today we are going to read, discuss and learn about the crop production and management. This session will be bilingual, that is in English and Hindi both. तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पर है क्रॉप। क्रॉप का मतलब हम सभी को पता है क्या होता है, फसल। और फसल अलग अलग प्रकार की उगाई जाती हैं भोजन के लिए, पशुओं का भोजन हो, हमारे खुद के खाने के लिए हो, तो अलग-अलग तरह की फसलें हम उगाते हैं और उगाने का यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स उगाने के बाद में हम उसको उसका रख रखाव कैसे करते हैं, उसको सेफ कैसे रखते हैं ताकि वो खराब ना हो और लंबे समय तक चलती रहे। तो यहाँ पर दो करेक्टर्स दिए गए हैं, पहेली एंड बूझो, जो अपने अंकल के घर पे गए थे समर वेकेशन के लिए और वहां पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे, कुछ टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी, सिकल, शावल, प्लग एटसेट्रा। तो उन्होंने ये टूल्स देखे तो बूझो के मन में क्वेश्चन आया कि ये टूल्स कहाँ पे यूज होते हैं और क्या इनका यूज है, क्या इनका बेनिफिट्स है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, बूझो की इस जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में भी पहले पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो अपना फूड जनरेट करते हैं बाय लाइट एनर्जी। और एनिमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो अपना भोजन जो है वो खुद तैयार नहीं करते हैं। उनको जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो इन्हीं प्लांट्स से मिलता है। इन्हीं प्लांट्स को खाकर वो एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसको अपनी जिंदगी को चलाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भोजन का जो निर्माण करते हैं, जो एनर्जी स्टोर करते हैं प्लांट्स अपने अंदर, उसी एनर्जी को एनिमल्स जो है कंज्यूम करते हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ह्यूमन हो, वो सब उसको कंज्यूम करते हैं और उससे क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और अपनी खाने की भूख की समस्या को दूर करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब फसलों को या उससे संबंधित जो चीजें हैं उनको बोने उगाने की जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको फसल को रीप होने पर काटने की जो प्रैक्टिस है वो सब। तो 10,000 BC बिफोर करंट इरा पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मतलब क्या है, ये होते थे घुमंतू, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। दे वर वांडरिंग इन प्लेस ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे भोजन की तलाश में, और जहाँ पर उनको अच्छी जगह मिलती थी या भोजन मिलता था वहीं पर कुछ दिन रुकते थे और वहां पर भोजन खत्म होने पर दूसरी जगह पर चल देते थे। तो इस दौरान वो नदियों के किनारे या जहाँ पर उनको जल की अच्छी व्यवस्था मिलती तो वहां पे कुछ फसलें भी उगाते थे। और बाद में उन फसलों को उगाते उगाते वो इतने ज्यादा सुदृढ़ हो गए, इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि वो उन फसलों को उगाने लगे और स्टोर भी करने लगे, और टाइम टू टाइम उनका प्रोडक्शन का टाइम भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये फसल इस टाइम पे अच्छी होती है। ठीक है। क्रॉप वर्ड मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ। और क्रॉप्स के अंदर क्या क्या, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वो रीजन टू रीजन क्या करता है, वेरी करता है। और जैसा टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी होती है उस किसी रीजन की, उसी के हिसाब से वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। अदरवाइज फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जो उसको ठीक टेम्परेचर और ठीक उसको इन्वायरमेंट ना मिले उसके ग्रो होने के लिए। ठीक है। तो हमने जो मोटा मोटी तौर पे दो भागों में फसलों को बांटा हुआ है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। और एक और तीसरी जो होती है वो होती है जेड, ZAID, जेड क्रॉप्स। इनको बोलते हैं जो बेल वाली फसलें होती हैं, जैसे वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी, ये सब जो बेल पर लगती हैं उनको जेड क्रॉप्स बोलते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन के दौरान इंडिया के अंदर सो की जाती हैं, बोई जाती हैं। और जो ये पार्टिकुलर टाइम कौन सा होता है, जून टू सितंबर। इंडिया में लगभग मिड जून या जून के लास्ट वीक तक मानसून जो है नॉर्थ साइड और सेंट्रल साइड की तरफ तक पहुंच जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। और जो सितंबर, अक्टूबर और कुछ केसेस में नवंबर तक भी चलती है।
तो उस दौरान इन फसलों को बोया जाता है, जैसे पैडी जो धान की फसल होती है, चावल की, मेज जो मक्का होती है, सोयाबीन, ग्राउंडनट जो मूंगफली आप सर्दियों में खाते हो, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। तो इन नेम्स को हम याद रखेंगे। और रबी क्रॉप्स कौन सी है? रबी क्रॉप्स वो है जो विंटर सीजन में, गर्मी के दौरान, सॉरी, सर्दी के दौरान जो फसलें बोई जाती हैं, अक्टूबर टू मार्च का जो सेशन होता है, जैसे कि गेहूं है, ग्राम है, पी है मटर, और मस्टर्ड है जो सरसों, लिनसेड, ये सारी फसलें जो हैं सर्दी के मौसम के दौरान अक्टूबर टू मार्च, जब हल्की हल्की ठंड रहती है, क्योंकि उसी सीजन में ये फसलें अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या है? वो जो यहाँ पर एक क्वेश्चन करता है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो धान की फसल है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं लगाई जाती है? तो जो धान है उसको पनपने के लिए और अच्छा होने के लिए उसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की नीड होती है, जो कि उसी मौसम में होती है, और उसको अच्छा खासी मात्रा में पानी भी चाहिए होता है। तो बारिश के सीजन में पानी की आपूर्ति धान की होती रहती है। जो धान जो है, पैडी जो है, वो एक वाटर इंसेंटिव क्रॉप है। उसमें धान में पानी की जो आपूर्ति है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अदरवाइज वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है। तो जैसा कि यहाँ पे पहली ने बताया, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो इसलिए इसको सिर्फ रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। तो चलिए अब एक्टिविटीज देखते हैं हम। क्रॉप प्रोडक्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं क्या क्या है? तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले जमीन को तैयार किया जाता है, उसको जोता जाता है अच्छे से, उसके बाद उसमें सोइंग की जाती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कई प्रैक्टिस होती हैं। पहले उसको, जो सख्त जमीन होती है उसको जोता जाता है, उसको अच्छे से मिक्सिंग की जाती है, उसमें हम खाद भी डालते हैं, फिर उसमें सोइंग की जाती है, उसमें बीज को बोया जाता है। बीज बोने के बाद में, ताकि उसमें कीड़ा ना लगे या जो वीड्स हैं वो ना लगे, और वीड्स फसल को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का छिड़काव किया जाता है। फिर इरिगेशन की जाती है, उसमें सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है उसको, फसल को। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और वीड से प्रोटेक्शन करने के लिए उस पे समय समय पे वीडिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। हार्वेस्टिंग के टाइम क्या होता है? जब फसल पककर तैयार हो जाती है और उसको हम काटने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो टाइम हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। और उसके बाद स्टोरेज, जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं फसल को, तो उसको लाके अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं, या स्टोरेज हाउसेज में स्टोर कर लेते हैं, ताकि हम उसको इन फ्यूचर यूज कर सकें और लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकें। तो these are the process and agriculture practices, step by step processes of agriculture practice। तो first of all we discuss about preparation of soil। तो preparation of soil में क्या करते हैं? पहले जो है मिट्टी जो है, जमीन जो है, उसको अच्छे से खुदाई करते हैं। ज्यादा ना ज्यादा वो गहरी होनी चाहिए, ना ज्यादा वो ऊपरी होनी चाहिए, मतलब मीडियम लेवल पे खुदाई की जाती है, और उसको अच्छे से तैयार किया जाता है, ताकि जो उसके पार्टिकल्स हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं सॉइल के, और वो जमीन जो है उसके अंदर जो रूट्स हैं वो इजिली ग्रो कर पाए, अपने आप को फैला पाए, जिससे जो फसल है उसकी रूट्स को ग्रो करने में मुश्किल ना हो, ज्यादा मेहनत ना लगे। उसके बाद कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स की जो लेयर होती है, उसमें खुदाई करने के बाद में मिक्सिंग की जाती है मैन्योर की। और ये जो खुदाई की जाती है किससे की जाती है? टिलिंग, प्लगिंग, जो हमारे पास खोदने के लिए औजार होते हैं लोहे के, या हिंदी में हम जिसको कहते हैं हल, के द्वारा खुदाई की जाती है। आजकल ट्रैक्टर और जो हमारे पास खोदने के एडवांस यंत्र हैं उनसे हम खोदते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? बीज, ये देखो हल का फोटो ये रहा है यहाँ पे। उसके बाद बीज को बोने से पहले क्या, हमने जमीन को तैयार कर लिया, फिर बीज को बोया जाता है कल्टीवेटर के जरिए, या फिर मशीन्स के जरिए, या हाथ से भी हम उसमें बीज बखेर कर बोते हैं। उसके बाद की क्या की जाती है? प्लगिंग की जाती है। और देन प्लग क्या है? प्लग जो ये हल का जो ये हिस्सा है इसको प्लग बोलते हैं।
ये आधुनिक जो एडवांस यंत्र है इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। ये देखो, ये जो पीछे लगा हुआ है, पीछे जुड़ा हुआ है, ये कल्टीवेटर कहलाता है। तो कुछ टूल जो है ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं जैसे हल है, और कुछ एडवांस टूल होते हैं जैसे ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, और अदर्स टूल्स जो होते हैं उनको हम एडवांस टूल्स बोल सकते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। फिर उसके बाद सोइंग की जाती है। सोइंग का मतलब फसल को बोया जाता है, बीज को बोने की प्रक्रिया की जाती है, और उसको अच्छे से और प्रॉपर मात्रा में, जितना बीज पर्याप्त बीज हो उस जमीन के हिसाब से उसको बो दिया जाता है। यहाँ पे सीड ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है, और यहाँ पे जो ये दो किसान हैं ये हल के जरिए बीज को बो रहे हैं। ये देखो, यहाँ से बीज डाल रहे हैं, और नीचे ये आगे प्लग चल रहा है, हल चल रहा है, और पीछे से बीज इसमें जमीन में शो कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, फसल के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को मिक्स किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, ताकि जो सॉइल को प्रॉपर मिनरल और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो प्रॉपर मिनरल और न्यूट्रिएंट्स से ठीक से ग्रो करें। और जो कुछ वहां पर वीड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उसको हानि ना पहुंचाएं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और मैन्योर क्या है? मैन्योर जो है ऑर्गेनिक खाद है, जो पत्तों से, गाय के गोबर से, नीम के पत्तों से, और अलग अलग तरह के जो नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं उनको सड़ाकर गलाकर उनसे बनाया जाता है, उसको हम मैन्योर बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक होता है। ये किसी तरह का जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और डिकम्पोजिशन इसका फास्ट होता है, और एनिमल वेस्ट से, प्लांट वेस्ट से ये सब बनाया जाता है। दूसरी तरफ जो मैन्यो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो केमिकली जनरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम फैक्ट्रीज के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर तैयार करते हैं। और फर्टिलाइजर्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन। जिस भी चीज की कमी हमें फसलों में लगती है, जमीन के अंदर लगती है, उस चीज का हम छिड़काव वहां पर कर देते हैं, तो कमी पूरी हो जाती है, और फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है, और वो अच्छे से ग्रो करती है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनसे फार्मर्स को जो क्रॉप की यील्ड है वो अच्छी यील्ड होती है, क्रॉप अच्छी मात्रा में ग्रो करती है, और उत्पादन जो है अच्छा होता है। बट ज्यादा इनको यूज करने से सॉइल क्या हो जाती है? लेस फर्टाइल हो जाती है, और सॉइल के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल को नुकसान भी होता है। तो इससे हम बचने के लिए, ताकि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी खत्म ना हो और वो कंटिन्यू रहे, बनी रहे, तो हम क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन का क्या मीनिंग है? अलग अलग क्रॉप्स बदल बदल कर हम बार बार लगाते हैं। जैसे एक सीजन में हमने गेहूं लगाए, फिर अगले सीजन में हमने चावल लगाए, फिर हमने दाल लगाई, फिर हमने कोई और फसल जैसे मस्टर्ड है या कोई और क्रॉप है उसको ग्रो किया। तो उससे क्या होता है? अलग अलग फसलों को अलग अलग जो मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं उनकी नीड होती है। तो उससे जो फसल है, फसल के चेंज करने से क्या होता है? सॉइल को अपनी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ग्रो करने में हेल्प होती है, और उसका टाइम मिल जाता है। और एक रिजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। इसका क्या काम होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको सोइल में मिक्स करता है, और ये जो नाइट्रोजन है ये किसको मिलती है? फिर हमारी क्रॉप्स को मिलती है, प्लांट्स को मिलती है। और प्लांट्स के जरिए किसको मिलती है? ये हमें मिलती है एनिमल्स को और ह्यूमंस को, जो भी इन फसलों को कंज्यूम करते हैं। तो जो डिफरेंस है वो फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में क्या है? फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मैन मेड हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, जो कि हम फैक्ट्रीज में और अलग अलग जगह पे तैयार करते हैं। मैन्योर जो है वो डिकम्पोज इजीली होता है, और क्या है, ये कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यूज से बनाया जाता है। ये भी फैक्ट्रीज में तैयार होता है, या फिर हम घर पे भी तैयार करते हैं इसको। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में और ये फील्ड्स में या घर पे तैयार होते हैं। और फर्टिलाइजर क्या है? ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, कुछ नमी और उसमें इस तरह के माइक्रोब्स नहीं होते, जबकि मैन्योर में बहुत सारे माइक्रोब्स और ह्यूमस होता है। और ये क्या है? लेस रिच होता है। मैन्योर न्यूट्रिएंट्स में कुछ थोड़ा सा हल्का कम रिच होता है, बट ये क्योंकि हम डायरेक्टली केमिकल से तैयार करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वही न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली हम फसलों को दे पाते हैं, तो ज्यादा कारगर होता है, ज्यादा कामयाब होता है।
बट इससे क्या होता है, जमीन को नुकसान होने के, फर्टिलाइजर से जमीन को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, वो भी मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये महंगे भी होते हैं। ये क्या होते हैं, महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और ये क्या होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते मिलते हैं किसानों को, क्योंकि गोबर से और जो नेचुरल वेस्ट है उससे बनते हैं। और ये खेतों की जो जमीन की जो उपजाऊ और उसकी जो हेल्थ है उसके लिए बेटर होते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाते हैं, और सॉइल को पोरस बनाते हैं, गैसियस एक्सचेंज इजी हो जाता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, और टेक्सचर ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है इरिगेशन की प्रोसेस। और इरिगेशन का आप जैसे मतलब जानते हैं कि सिंचाई की जाती है, हिंदी में जो इसका मीनिंग है सिंचाई। सिंचाई मतलब उसको, फसल को जो पानी दिया जाता है पर्याप्त मात्रा में, जितनी पानी की उसको आवश्यकता होती है। और सिंचाई भी हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सिंचाई करते हैं। जो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है हमारे पास वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे हम कुएं के पानी से सिंचाई करते हैं, जो पुराने टाइम में किया करते थे, ट्यूबवेल से करते हैं जब बिजली आ गई और हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो हम ट्यूबवेल से करने लगे। पहले हम पॉन्ड से भी करते थे, नदियों से अभी भी करते हैं, लेक्स से, रिवर से अभी भी करते हैं बहुत सारी मात्रा में। और अब डैम्स बन गए हैं तो हम डैम्स से भी करते हैं, और डैम्स से जो पानी निकाल के या नदियों से निकाल के ले जाया जाता है कैनाल्स के जरिए, उनसे भी हम सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के अलग अलग तरीके क्या है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो हम पुराने टाइम में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि मोट जो है, पुली सिस्टम जो है, चेन पंप जो है, चेन पंप आपने देखा होगा। यहाँ पे ये देखो, दिस इज द चेन पंप। यहाँ पे चेन के जरिए ऐसे एक जो ये व्हील है घूमता रहता था, और इस पे एक बाल्टी, ये बाल्टियां अटैच रहती थी। यहाँ पे भी ये इस तरह की कुछ कंडीशन जो है ऐसी रहती थी, बस इसमें डिफरेंस ये होता था कि ये किसी मशीन के जरिए या किसी मोटर के जरिए चलता था, और जो रहट है उसको कोई बैल या हमारा जो अ, कोई पशु है वो चलाता था इसको। और जो ढेकली होती है इसके अंदर क्या करते हैं, ह्यूमन खुद इसमें सीसा सिस्टम से इसको, बाल्टी को या किसी बड़े बर्तन को नीचे लेके जाते हैं और फिर उसको खींचते हैं, बाहर निकालते हैं। और ये मोहट है, ये भी रस्सी से इसको खींचा जाता है। तो दीज आर द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। इससे क्या होता है कि पानी की बचत होती है, पानी की खपत कम होती है, और सभी फसलों के, सभी पेड़ों को, सभी पौधों को अच्छे से पानी मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि एक फवारा टाइप ऐसे लगा होता है, और ये चारों तरफ पानी बिखरता है, इससे थोड़ा थोड़ा पानी चारों तरफ छिड़काव होता है। ये देखो जैसे यहाँ पे ये हो रहा है, ये पाइप से फवारे टाइप जुड़े होते हैं, और इन फवारों में से चारों तरफ पानी बिखरता है। ये आपने देखे भी होंगे पार्क्स में, और कहीं कहीं खेतों में यूज किया जाता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, या जहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कम होती है, वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम्स को ज्यादा बेस्ट यूज किया जाता है। राजस्थान की तरफ, या जहाँ पर मिट्टी जो है पानी को होल्ड नहीं कर पाती है, पानी का रिसाव ज्यादा होता है, उधर इन स्प्रिंकलर सिस्टम्स को ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा जो सिस्टम है वो ड्रिप सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स होती हैं उस पर डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को डिप किया जाता है, और उससे जो वाटर है वो डायरेक्टली प्लांट्स के अंदर जाता है रूट्स के जरिए, और उसमें बहुत कम पानी खर्च होता है। तो जहाँ पर पानी की किल्लत होती है, कम पानी होता है, वहां पर ड्रिप सिस्टम को यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, और वीड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए जो अलग अलग तरह की खरपतवार है, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड पौधे हैं, जैसे हमने अगर गेहूं की फसल लगाई, उसमें गेहूं के अलावा कुछ और पौधे भी उग गए, घास, जंगली पौधे उग गए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। और इन वीड्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वीडिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं। और वो वीडिसाइड्स क्या करते हैं, वो हमारी जो डिजायर्ड क्रॉप है, जिसको हमने उगाने के लिए सो किया था, बोया था, उसको, उसके प्लांट्स को छोड़कर जो अदर प्लांट्स होते हैं, वो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, उनको एलिमिनेट कर देता है, उनको जला देता है या मार देता है। तो हम वीडिसाइड्स का इसमें यूज करते हैं टू किल द वीड्स। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं हम, जब क्रॉप पक के तैयार हो जाती है, वो कटने के लिए तैयार हो जाती है, वो अच्छे से डेवलप हो गई, पक गई,
तो तब हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं उसको। और हार्वेस्टिंग के लिए ये देखो दरांती इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिकल। आपने बहुत सी जगह पे देखी होगी। कुछ जो मैनुअल मेथड्स हैं जैसे सिकल के जरिए या फिर खुरपी के जरिए क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है। और जो कुछ एडवांस मेथड हैं जैसे थ्रेसिंग या फिर कंपाइलर मशीन, कंबाइन मशीन, इस तरह की मशीन जो है ये बड़े मात्रा में कम टाइम में क्रॉप को हार्वेस्ट करने में सक्षम होती है और जल्दी से क्रॉप को हार्वेस्ट कर देती है। फिर क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद क्या किया जाता है, क्रॉप हार्वेस्टिंग के अंदर जो प्रोसेस है वो विनोइंग है। और जो छाफ शाफ होता है उसको अलग किया जाता है ग्रेन से। जो भूसा होता है उसको अलग निकाल लिया जाता है थ्रेसिंग के जरिए या फिर विनोइंग के जरिए। विनोइंग क्या है, उसको हवा में उड़ाना। विंड सब वर्ड से बना है विनोइंग। तो उसमें जो शाफ होता है, जो हल्का भूसा होता है उसको उड़ा देते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होता है, तो वहीं पे रह जाता है और जो हल्की चीज़ें होती हैं, भूसा होता है वो उड़ जाता है। तो विनोइंग और थ्रेसिंग के ज़रिए हम उसको अलग-अलग कर लेते हैं। हार हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, और इस खुशी में क्योंकि हमारी जो इतनी साल भर की मेहनत थी या हमारी पूरी सीजन की मेहनत थी, वो अब हमारा रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने की तैयारी में हम जो खुश होते हैं, सभी के चेहरे पे चमक होती है, खुशी होती है कि अब हमारी फसलें कटने वाली हैं और हमारे घर में गेहूं या अन्न या जो हमारी फसल है वो आने वाली है। तो इस खुशी में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं हमारे पूरे भारत के अंदर। तो कुछ त्योहार जैसे पोंगल हुआ, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। बैसाखी हुआ जो कि पंजाब के अंदर। होली जो है एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। दिवाली पर भी हमारी फसलें कट के आती हैं। और नवन्या, नवन्या ये कहाँ का, बंगाल का फेस्टिवल है, बंगाल में मनाया जाता है नवन्या। और नवन्या किस वर्ड से बना है, दो वर्ड से बना है, नव और अन्य, मतलब नया अन्न। नया अन्न जो घर में आता है, नया अन्न, ये दो वर्ड से बना है नवन्या। एंड बिहू, बिहू असम में मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल। तो दीज आर द फेस्टिवल्स ऑफ हार्वेस्टिंग जिनको बड़ी खुशी से और धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारत के अंदर। देन वी कम टू द स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर क्या है कि हम सभी जो फसलों को सुरक्षित रखने के लिए और फ्यूचर में हम उनका यूज कर सकें ताकि वो खराब ना हो। किस किस कारण से खराब होती है, क्योंकि जो फसल कट के आती है उसके अंदर कुछ मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर के कारण उसमें क्या हो सकता है, फंगस लग सकता है या इंसेक्ट्स जो है उसको खा सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रेट्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसमें घुन लगा देते हैं, उनकी वजह से क्या होती है, फसल बर्बाद होने की संभावना रहती है। तो हम क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट के बाद अच्छे से उसको ड्राई करते हैं, धूप में सुखाते हैं या फिर ड्राई करते हैं अच्छे से, ताकि जो उसकी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। और उसके बाद में उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अलग अलग तरह के इन इन समस्याओं से बचने के लिए उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अच्छी जगह पे। तो स्टोर करने के लिए क्या-क्या यूज़ करते हैं हम, सिलोज़ यूज़ करते हैं, जो टंकियाँ होती हैं या फिर स्टोरेज हाउसेज़ होते हैं। ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी-बड़ी सिलोज़ हैं, टंकियाँ हैं अनाज की, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हैं। और यहाँ पे बोरियों में अनाज रखा गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो बोरियों में अनाज रखा गया है, उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको चूहे भी काट सकते हैं, वो गीला भी हो सकता है, उसमें फंगस भी लग सकता है। बट जो सिलोज़ के अंदर होता है उसको वो ज़्यादा टाइम तक सेफ रह सकता है। तो सिलोज़ होती हैं, ग्रैनरीज़ होती हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट से, रैट से और इंसेक्ट से। और हम इसके अंदर कुछ ड्राई नीम लीव्स या फिर कुछ जो केमिकल टाइप गोलियां आती हैं या पाउडर आते हैं, उनको भी हम इनके अंदर मिक्स करके रखते हैं ताकि जो इसमें इंसेक्ट्स हैं वो नुकसान हमारी फसलों को ना पहुंचाएं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। हियर इज द वर्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है जब हम अलग अलग पशुओं का पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो दिस इज द चैप्टर, हियर इज द चैप्टर कंप्लीट। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने पढ़ लिया, अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। एनिमल हस्बेंड्री हमने पढ़ लिया, मुर्गी पालन, भैंसों का पालन, भेड़ पालना, गाय पालना, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, ये सब क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। क्रॉप हमने पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स भी मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, जो केमिकल से बने होते हैं। ग्रेनरीज जो हम अनाज को
या फसलों को सुरक्षित रखने के लिए यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग फसलों की कटाई का जो सीजन है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन सिंचाई है, जो फसलों को पानी की आवश्यकता होती है वो पानी उन तक पहुंचाया जाता है इरिगेशन के जरिए, उस प्रोसेस का नाम इरिगेशन है। खरीफ की जो फसलें होती हैं वो मैंने आपको बताया। मैन्योर क्या होता है? जो नेचुरल खाद होता है उसको मैन्योर बोलते हैं। प्लग क्या है? इसको हिंदी में हम हल बोलते हैं। पहले पुराने टाइम में जो खेती होती थी वो हल के जरिए ही होती थी, आजकल ट्रैक्टर्स और आधुनिक मशीनों से ये खेती होती है। रबी की क्रॉप्स कौन सी हैं ये हमने पढ़ा। सीड्स क्या है? जो बीज होते हैं जिनको हम खेतों में बोते हैं फसल का उत्पादन करने के लिए। सिलोज क्या होती हैं? टंकियां होती हैं स्टोरेज के लिए। सोविंग क्या है? बोना है। स्टोरेज क्या है? आपको पता है। थ्रेसिंग क्या है? जो शाफ होता है और ग्रेन्स होते हैं उनको अलग अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो थ्रेशिंग होती है, और जिस मशीन से इसको किया जाता है उसको थ्रेशर मशीन बोलते हैं। वीड्स क्या है? जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो ग्रो कर जाते हैं हमारी फसलों के साथ में उनको हम वीड्स बोलते हैं। और वीडिसाइड क्या है? जो इन वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए यूज होते हैं केमिकल्स, वो वीडिसाइड है। और विनोइंग क्या है? विनोइंग शाफ और ग्रेन्स को अलग करने की प्रोसेस है बाय यूजिंग द विंड। तो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज देख लेते हैं। Select the correct word from the following list and fill in the blanks. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. जो एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में सेम प्लांट्स को उगाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, क्रॉप को उगाने से पहले सबसे पहले क्या स्टेप होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोइल होता है। जमीन को तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं? हम जमीन को तैयार करते हैं, उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस करते हैं। डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर, जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैर जाते हैं और फिर उनको बाद में पक्षी खा लेते हैं और वो बीज किसी काम के नहीं होते। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर चाहिए, और इसमें क्या चाहिए? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको ग्रो करने के लिए क्रॉप को। मैच द आइटम्स। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं आपको पता होगा, बताइए जल्दी से। पैडी एंड मेज जो है खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी की क्रॉप्स कौन सी है? वीट, ग्राम और पी रबी की क्रॉप्स हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है? एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, इन सबसे मिलकर जो बना हुआ है वो क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ व्हिच, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, ये अभी हमने पढ़े थे। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी? पैडी, मेज। रबी क्रॉप व्हीट, ग्राम, पी एटसेट्रा, ये सब रबी क्रॉप्स हैं। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे हम इजीली लिख सकते हैं। सोइंग यू कैन राइट इजीली। वीडिंग पे हम लिख सकते हैं इजीली। थ्रेसिंग भी हम इजीली कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। डिफरेंशिएट इनको हमने किया था। फर्टिलाइजर्स महंगे होते हैं, ये सस्ते होते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल से तैयार किए जाते हैं, ये नेचुरली तैयार किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स जमीन को नुकसान भी पहुंचाते हैं। मैन्योर जो है जमीन के अंदर माइक्रोब्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। मैन्योर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं, और मैन्योर ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं हमारी सॉइल को। व्हाट इज इरिगेशन और डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये हमने पढ़ा। कंजर्व करने के लिए, वाटर कंजर्व करने के लिए तो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम हम यूज करते हैं। टू मेथड जो इरिगेशन के पूछे वाटर कंजर्वेशन के लिए। इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, अगर खरीफ के सीजन में व्हीट को बोया जाए तो क्या होगा? तो व्हीट की जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, उसमें जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है फसल बर्बाद भी हो जाए और ग्रो ही ना करे, बीज जो है वो खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि व्हीट की जो फसल है वो रबी के सीजन में बोई जाती है। विंटर के सीजन में उसको जितनी ज्यादा सर्दी पड़ती है, जितनी ज्यादा धुंध पड़ती है, उतनी ज्यादा व्हीट की फसल ग्रो होती है। व्हीट के जो पौधे हैं उतने ज्यादा ग्रो होते हैं। एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स इफेक्टेड बाय द कंटीन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। तो कंटीन्यूअस प्लांटेशन करने से क्या होता है कि जो फील्ड के अंदर माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और उनको रीजनरेट होने का टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो सोइल की हेल्थ है वो बैडली इफेक्ट होती है और धीरे धीरे उसकी उत्पादन क्षमता कम होती जाती है। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ, और कैसे इनको कंट्रोल किया जाए वीडिसाइड्स के जरिए वो भी मैंने आपको समझा दिया है। Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production। तो गन्ने की जो फसल होती है उसका क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गन्ने की फसल के लिए? सबसे पहले हम करेंगे प्लगिंग द फील्ड, खेत को जो है जोता जाएगा। उसके बाद हम उसकी मैन्योरिंग करेंगे। मैन्योरिंग के बाद, नहीं नहीं सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, फिर प्लग करेंगे फील्ड को, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, मैन्योरिंग करेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा? उसमें हम
गन्ने को बोएंगे, सोइंग करेंगे, और गन्ने के जो गन्ना जो होता है उसका कोई बीज नहीं होता है। गन्ना जो है, गन्ने को ही काट कर बोया जाता है ऐसे छोटे छोटे पीसेज में। आपको मैं बता दूं, गन्ने का कोई ऐसे बीज नहीं होता, गन्ने को ही काट कर बोया जाता है। और फिर उसके बाद में इरिगेशन करते हैं, और फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद में क्रॉप को है जो फैक्ट्री में भेजते हैं, शुगर फैक्ट्री में, जहाँ पर उसको शुगर के अंदर यानी कि चीनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये आपका क्रॉसवर्ड है, इसको आप कर लेंगे, और ये आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड होप यू अंडरस्टैंड वेल वेरी वेल दिस होल चैप्टर। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड very soon we are going to learn about the next chapter of this book. So thank you. Please subscribe and share your experience with us. Thank you for watching Scholik. Jai Hind.